अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो आज जो है वो हम वानी रंगे खून का एपिसोड 2 रीड आउट करेंगे। एपिसोड शुरू होने से पहले मैं आपसे कहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। सरदार सदस्य कनम खुसरो ने एक लम्हे को बाप को देखा। उसकी आंखों में कोई हतमी फैसला उतर आया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, इस लड़की से निकाह ये नहीं करेंगे, ये निकाह मैं करूंगा। अयान खुसरो एकदम चौंक उठा। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, अदा। सरदार ज्यादा सिकंदर खुसरो जमीन के पास झुका, उसके बाद उससे पकड़ा और उसे खड़ा किया। वो दर्द से करा उठी। मेरा पाँव। सरदार ज्यादा सिकंदर खुसरो की नजर उसके पाँव पर पड़ी। अगले ही लम्हे उसने जमीन को एक बाजू ही एक ही बाजू से उठा लिया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जमीन चीखती रही, अम्मी, अब्बू, मुझे छोड़ दो। मगर सरदार ज्यादा सिकंदर खुसरो उसे गाड़ी में बिठा चुका था और वो खुद भी बैठ गया और सख्त लहजे में बोला, बशीर, काजी साहब को यहीं बुलाओ। वो अयान को भी। बशीर भागता हुआ अंदर गया। थोड़ी ही देर में अयान और काजी साहब आए। गाड़ी लॉक हो चुकी थी। जमीन ने कांपते हाथों से हाथ जोड़ दिए। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। मुझे जाने दो सरदार ज्यादा, मेरा मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे अम्मी अबू। सरदार ज्यादा सिकंदर खुसरो ने काटदार आवाज में कहा। सरदार ज्यादा नहीं, साईं बुलाओ। तुम तुम मुझे साईं हो बुलाओ, मैं तुम्हारा साईं हूँ। जमीन ने लरसती आंखों से आवाज में कहा, साईं, मुझे छोड़ दो। वो मुड़ मुड़कर खिड़की पर हाथ मारने लगी। अम्मी, अब्बू। मगर सरदार दादा सिकंदर खुसरो की नजरें पत्थर की तरह साफ थी, काटदार थी, बेरहम थी। और बाहर गुस्से से पागल सरदार करीम बख्श खुसरो आग की तरह दहकता हुआ खड़ा था, जैसे ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने काजी की तरफ देखा। आवाज में सर्दी और आंखों में दरिंदगी थी। काजी, निकाह शुरू करो। जमीन ने कांपते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और आवाज लरज गई। मुझे मुझे जाने दो साईं, मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे अम्मी अब्बू। सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने तीखे लहजे में बात काट दी। हाँ, छोड़ दो तुझे, ताकि तू इश्क लड़ाए मेरे बाप से। ये सुनकर जमीन की आंख से एक आंसू टपक पड़ा। तू नफी में सिर हिलाती रही। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं कभी सामने नहीं आऊंगी। मुझे जाने दो। मैं नानी के घर चली जाऊंगी, मैं शहर चली जाऊंगी। अचानक सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने अपनी बंदूक निकाली। एक ही लम्हे में उसका सर्द लोहा जमीन के सर पर आ लगा। चुपचाप निकाह के लिए राजी हो जा, वरना अभी गोली चलेगी। जमीन सहम गई। उसके होठ नीले पड़ गए। पूरा वजूद दरस रहा था। उसने दोबारा हाथ जोड़ दिए, जैसे जिंदगी मांग रही हो। उसी लम्हे अयान खुसरो ने आगे बढ़कर नरम मगर बेबस आवाज में कहा, जमीन बेटा, तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे अम्मी अब्बू की कब्र बने, जनाजा इज्जत से उठे, तो जल्दी से निकाह कर लो। जमीन की आंखों में दुख के समंदर उमड़ आए। मैं बच्ची नहीं हूँ, बहल जाऊं जो बहल जाऊं। मुझे अपने अम्मी अब्बू के पास जाना है। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। अचानक सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने एक जोरदार चीख मारी। चुप। जमीन बुरी तरह सहम गई, जैसे उसकी रूह जिस्म से निकलने को हो। सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने बंदूक सरा और सख्ती से उसके सर पर रखते हुए कहा, अब कबूल है की आवाज आनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में होंगी। जमीन सहमी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। सरदार दादा सिकंदर खुसरो की हंसी, जो हंसी नहीं थी, उसके लहजे में तैर गई। और मैं औरतों का लिहाज नहीं करता। याद है ना वो दिन, पांव पर टायर, अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। एक जख्म दूसरा देने में मुझे देर नहीं लगेगी। जमीन कांप रही थी।
हिचकियां उसके गले में अटक गई। अयान खोसो ने अपने भाई को देखा, फिर बाहर खिड़की फिर बाहर खड़े गुस्से से पागल बाप को। काजी साहब ने कपकपाती आवाज में निकाह पढ़ाना शुरू किया। मैं जरमीन बिनते रशीद लगारी से सवाल करता हूँ, क्या आपको सरदार दादा सिकंदर खोसो बिन सरदार करीम बख्श खोसो से निकाह बह के मेहर 1 करोड़ रुपए कबूल है? जमीन के होठ हिले, आवाज को मुश्किल निकली। कबूल है, काजी ने दोबारा पूछा। जमीन रशीद लगारी, क्या आपको ये निकाह बह के मेहर 1 करोड़ रुपए कबूल है? इस बार उसकी आवाज मजीद टूट गई। कबूल है। तीसरी बार भी यही सवाल हुआ। जमीन की आंखों से आंसू बहते रहे, आवाज तकरीबन बेजान थी। कबूल है। काजी ने सर झुकाकर अगला सवाल किया। मैं सरदार सादा सिकंदर खोसो बिन सरदार करीम बख्श खोसो से सवाल करता हूँ, क्या आपको जमीन रशीद लगारी से बह के मेहर 1 करोड़ रुपए निकाह कबूल है? सरदार दादा सिकंदर खोसो ने एक लम्हा बाहर खड़े अपने बाप को देखा। कबूल है। दूसरी बार पूछा गया। उसने सख्ती से जबड़ा खींचा। कबूल है। तीसरी बार अयान की तरफ देखकर कहा, कबूल है। काजी ने मुकम्मल निकाह होने का ऐलान किया और दुआ के लिए हाथ उठाया। आवाज अल्फाज फिजा में गूंजने लगे, बरकत, रहमत, हिफाजत की दुआ। मगर जमीन के होठ बंद रहे। हर दुआ पर वो आमीन ना कह सके। वो खामोश रही, टूटती रही, और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये निकाह था या एक और जनाजा? निकाह के बाद जमीन की आवाज जैसे कहीं दूर, बहुत दूर से आ रही हो। उसने आंसुओं में डूबी निगाहों से सरदार दादा सिकंदर खोसो को देखा और लरसती हुई बोली, मुझे मुझे मेरी अम्मी अब्बू के पास जाने दो। सरदार दादा सिकंदर खोसो एक लम्हा भी ना रुका। वो गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ जाकर जमीन को एक ही बाजू से यूं हवा में लटकाते हुए उतारा जैसे वो कोई बेवजन शेर हो। जमीन की सांस हलक में अटक गई। अगले ही लम्हे सरदार दादा सिकंदर खोसो उसे उठाए अंदर ले गया और उसके माँ बाप के पास लाकर पटक दिया। आ जमीन की चीख फर्श से टकरा कर लौट आई। उसका जिस्म जोर से जमीन पर लगा, दर्द उसकी हड्डियों में उतर गया। अयान खोसो पीछे पीछे भागता हुआ आया। मंजर देखते ही घबरा कर बोला, अदा, जनाजा उठाना होगा। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने हाथ पीछे बांधते हुए सर्द और काटदार आवाज में कहा, ये लड़की, जितना रोना है रो ले। अगले 5 मिनट में तेरे माँ बाप को उठा दिया जाएगा। जमीन फूट फूट कर रोने लगी। वो माँ बाप की लाशों से लिपट गई, ताड़े मार मार कर बोलती रही, अब्बू, अम्मी, आप क्यों जा रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे किसी चीज का होश ना था। वो बस रोती रही, टूटती रही, और सरदार ज्यादा सिकंदर खुद खामोश खड़ा था, हाथ पीछे बंधे हुए, चेहरा पत्थर का, आंखें बे एहसास। सरदार करीम बख्श ने सरदार ज्यादा सिकंदर खोसो को देखा और तर्क लहजे में बोल कहा, तुमने अच्छा नहीं किया इस लड़की से निकाह करके। सरदार ज्यादा सिकंदर खोसो ने सर्दी से जवाब दिया, ये अब आम लड़की नहीं, ये अब बहू साइनी है। ये अब वडेरा सरदार करीम बख्श खोसो की बहू है। सरदार करीम बख्श ने गुस्से से उसे बोला, फिर पलट कर घर से निकल गया। अयान खोसो खामोश रहा, कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। जमीन अब भी रो रही थी। अब्बू, अम्मी। उसे किसी और आवाज की खबर ना थी। थोड़ी देर बाद सरदार दादा सिकंदर खोसो ने घड़ी देखी और बेदिली से कहा, चलो लड़की, हो गया बस। सरमीन अपनी माँ से लिपट गई। अम्मी, सरदार दादा सिकंदर खोसो ने सख्ती से कहा, उठो। उसने सुना मगर अनसुना कर दिया। तब सरदार दादा सिकंदर खोसो झुका, जमीन को बाजू से पकड़ा और जबरदस्ती उठा लिया। वो रोती रही, अब्बू, अम्मी, नहीं, मुझे नहीं जाना। मगर वो उसे ऐसे ही एक ही बाजू पर लटकाता हुआ बाहर ले आया, गाड़ी में फेंका, दरवाजा जोर से बंद किया और फिर बोला, बशीर,
इसके माँ बाप को अच्छे से गुस्ल दो। जब जनाजे नमाज हो तो मुझे बता देना। बशीर ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म साईं। सरदार दादा सिकंदर खोसो गाड़ी में बैठा और तेज रफ्तारी से गाड़ी भगा दी। जमीन टूटती हुई खिड़की से बाहर देखती रही, अपना घर पीछे जाता देखती रही, जहाँ उसके अम्मी अबू रह गए थे और जहाँ उसकी रूह दफन हो चुकी थी। तेज रफ्तार गाड़ी एक झटके से होसो हवेली के सामने आ रुकी। जमीन गाड़ी में ऐसे बैठी थी जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। आंखें खाली थी, जिस्म ढीला था, रूह कहीं पीछे ही रह गई थी। सरदार दादा सिकंदर होश उतरा। उसने एक लम्हा भी जाया ना किया। जमीन को उठाया और अंदर ले आया। हॉल में पहुंचकर उसे सोफे पर यूं फेंका जैसे कोई बोझ हो। आ जमीन के मुंह से दर्द से भरी आवाज निकली। दर्द होता है? मगर सरदार दादा सिकंदर खोसो ने चेहरे पर कोई रद्द अमल ना, जिसे उसने सुना ही ना हो। इतने में पीछे से जुलेखा खोसो आ गई। मंजर देखते ही वो ठठक गई। ये ये कौन है बाबा जान? नरमीन ने उन्हें देखा तो वो मजीद सहम गई और अपनी नजर झुका ली। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने बेबसी से कहा, अम्मा साईं, ये आपकी बहू है। क्या? जुलेखा खोसो के कदम लड़खड़ा गए। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने काटदार आवाज में हुक्म दिया, इसे कमरे में भिजवा दे मेरे। नरमीन रोने लगी। जुलेखा खोसो ने बेटे को देखा, फिर उस टूटी हुई मासूम सी लड़की को। बाबा जान, आप जबरदस्ती लाए हो इसे, शर्म नहीं आई? सरदार दादा सिकंदर खोसो ने कुछ ना कहा। जुलेखा कोसो कहती गई, आपको ये तरबियत दी है हमने कि अब आप भी अपने बाप की तरह औरतों की इज्जत से खेलें? सरदार दादा सिकंदर कोसो गुस्से से पलटा, तो क्या करता मैं? निकाह ना करता तो और क्या करता अम्मा साईं? अगर मैं निकाह ना करता तो मेरा बाप, आपका वो शोहर, इसे आप पर शौकत बनाकर ले आता। ये सुनकर जुलेखा कोसो एकदम लड़खड़ा गई। सरमीन उन्हें संभालने के लिए उठी, मगर पाँव के फ्रैक्चर ने साथ ना दिया। वो खुद ही जमीन पर गिर गई। सरदार सदर सिकंदर खोसो ने उसको देखे बिना ही फौरन अपनी माँ को थामा और सोफे पर बिठा दिया। जमीन खुद को समेटती हुई उठने लगी, मगर वो उठ ही ना सकी। जुलेखा खोसो ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ इसे बाबा जान। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने जमीन को देखा। अगले ही लम्हे उसका बाजू पकड़ा और सोफे पर पटक दिया। आ जमीन की चीख फिजा में लरस गई, मगर सरदार दादा सिकंदर खोसो पर फिर भी कोई असर ना हुआ। उसी लम्हे सामने से अयान खोसो आया। दादा, जनाजा पढ़ने चले। ये सुनते ही जमीन टूट गई। मेरे मेरे अम्मी अब्बू। सरदार दादा सिकंदर ने सुना अनसुना कर दिया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जमीन रोते हुए बिलखती हुई कहती रही, मेरे मेरे अम्मी अब्बू, मुझे जाना है मेरे अम्मी अब्बू के पास। वो जुलेखा खुशबू की तरफ देखकर हाथ जोड़ने लगी। मेरे अम्मी अब्बू के पास ले जाएं मुझे, मुझे मेरे अम्मी अब्बू के पास ले जाएं। सरदार दादा सिकंदर खुशबू ने मुट्ठी भींची, आंखें सुर्ख हो गई। वो धाड़ता हुआ जमीन के एकदम करीब आया। चुप, बिल्कुल चुप। ये धाड़ इतनी तेज थी कि जमीन कोसों तक सहम गई। कि जुलेखा कोसों तक सहम गई और जमीन, वो बेचारी तो बुरी तरह सहम गई। एकदम मुंह पर हाथ रख गई। सरदार दादा सिकंदर कोसों ने मजीद करीब होते हुए नफरत से कहा, अम्मी अब्बू, दिमाग खा गई हो? कोई छोटी बच्ची हो जो रट लगाए बैठी हो? जमीन कांप रही थी, जैसे सर्दी में नंगे पांव खड़ी हो। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने और आगे बढ़कर उंगली उसके चेहरे के सामने रखकर कहा, अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से अम्मी या अब्बू एक बार भी सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमीन की सांस फूटने लगी, आंखें फैल गईं। वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। सरदार दादा सिकंदर खोसो मुड़ा और माँ से कहा, अम्मा साईं, इसे मेरे कमरे में पहुंचाएं। ये कहकर वो बाहर निकल गया। यान खोसो ने एक नजर जमीन पर डाली और खामोशी से सरदार दादा सिकंदर खोसो के पीछे चला गया।
हॉल में सिर्फ जुलेखा खोसो और जमीन रह गई। जुलेखा कोसो उसे देखती रही, बस देखती रही, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो, ये बहू या किसी और की बर्बाद हुई दुआ। कब्रिस्तान में मिट्टी डाल दी गई थी, आखिरी फावड़ा गिरा और दो जिंदगियां हमेशा के लिए मिट्टी तले सो गई। लोग आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगे, कोई दुआ पड़ता, कोई नजरें झुकाए चलता गया। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने एक लम्हा भी पीछे मुड़कर ना देखा। वो सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ा और बैठ गया। चेहरे पर वही पत्थराई हुई संजीदगी थी। यान खोसो भी आकर साथ बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर तक सिर्फ इंजन की आवाज थी। अयान खोसो ने खामोशी तोड़ी। अदा आवाज भरी हुई थी। वो बहुत मासूम है, वाकई एक मासूम बच्ची है वो। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने शीशे से बाहर देखते हुए लापरवाही से कहा, तो मैंने कब कहा कि वो बदमाश है? अयान खोसो ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अदा बात ये नहीं है, बात ये है कि वो टूटी हुई है। आज उसने सब कुछ खो दिया है। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया, दुनिया में सब कुछ कोई ना कोई खोता है अयान, ये कोई नई बात नहीं है। अयान खोसो का दिल बैठ गया, मगर अदा वो हमारी तरह मजबूत नहीं है। उसके पास कोई नहीं बचा, ना उसकी माँ बची है, ना उसका बाप। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने दांत खींच लिया। अब मैं हूं ना, यही काफी है। अयान खोसो ने कुर्ब से कहा, काफी? अदा क्या वाकई काफी है? आप इस शादी को निभाएंगे? सरदार दादा सिकंदर खोसो ने अचानक उसकी तरफ देखा। आंखों में झुंझलाहट थी। शादी? हं, तुम्हें क्या लगता है मैंने शौक से उसे शादी की है? उसने तलखी से सांस ली। मैं ना करता तो बाबा साईं कर देते। अयान खोसो की आवाज भर आई, मगर अदा उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। सरदार दादा सिकंदर खुसरो का लहजा सख्त हो गया। बर्बाद नहीं अयान, उसके लिए ये एहसान है कि मैंने उसे बाबा साईं, एक बाप की उम्र की बीवी बनने से बचा लिया। इससे बड़ा एहसान मैं उस पर नहीं कर सकता था। अयान खोसो ने बेबसी से कहा, एहसान? अतः आपने अपनी उम्र देखी है? वो बमुश्किल 16 से 17 साल की होगी। वो बच्ची है और आप सरदार दादा सिकंदर खोसो ने लापरवाही अंदाज में कहा, और मैं एक मर्द, एक मुकम्मल 30 साल मर्द, इतना भी बड़ा नहीं हूं मैं उससे। अयान खोसो ने तीखे लहजे में कहा, वो डरी हुई है, सहमी हुई है, आपने उसकी आंखों में देखा था। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने नजर चुरा ली। मुझे देखने की जरूरत नहीं है अयान। अयान खोसो ने सिर हिला दिया। अदा वो आपसे नफरत करेगी। ये रिश्ता नफरत से शुरू हुआ है। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने एक सर्द हंसी हंसी। तो मैं कौन सा उसकी मोहब्बत पाने के लिए बैठा हूँ? मैं उस पर और जुल्म करूंगा ताकि वो मुकम्मल तौर पर मुझसे नफरत करे। अयान खोसो ने आहिस्ता से कहा, अदा वो कमजोर है, मासूम है यार, समझो बात को। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर वही लापरवाह जुमला दोहराया, तो बाबा जान मैंने कब कहा कि वो बदमाश है? गाड़ी में फिर खामोशी छा गई। अयान खोसो ने जान लिया था कि ये बहस अब बेकार है। वो हार मान चुका था। और उसी लम्हे खोसो हवेली में एक टूटी हुई लड़की अपने माँ बाप के बगैर एक अजनबी जिंदगी में सांस लेना सीख रही थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। शर्मीन बिस्तर के किनारे बैठी थी, जैसे वहां भी उसका वजूद अधूरा हो। आंखें फैली हुई, चेहरा जर्द, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जुलेखा खोसो उसके सामने बैठी जुलेखा खोसो उसके सामने बैठी थी। उन्होंने नरमी से ग्लास उसके होठों से लगाया। पानी पी ले बेटा। जमीन ने चंद घूंट लिए और ग्लास आहिस्ता से एक तरफ रख दिया। जुलेखा खोसो ने शफकत से पूछा, बेटी नाम क्या है आपका? जरमीन। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे नाम भी टूटा हुआ हो। जुलेखा खोसो ने मोहब्बत से उसकी गाल थामा, पेशानी झुकाई, गाल पर प्यार से पोसा दिया। बहुत प्यारी बच्ची हो। ये सुनते ही जमीन की आंखें नम हो गई।
जुलेखा खुसरो ने फौरन उसके बालों पर हाथ फेरा। रोए मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जमीन जब्त ना कर सकी, आंखों से आंसू बह निकले। मेरे मेरे अम्मी अब जुमला अभी मुकम्मल ही ना हुआ था कि उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। सरदार ज्यादा सिकंदर को तो कमरे में दाखिल हो चुका था। जमीन एकदम खामोश हो गई, आंखें झुक गई, सांस रुक सी गई। सरदार ज्यादा सिकंदर को तो अंदर आया। उसने शॉल शॉल उतारी और लापरवाही से सोफे पर खींच दी। चेहरे पर वही सर्दी, वही बेनियाजी थी। जुलेखा कोसो ने जमीन के माथे को चूमा, गाल से हिलाया। फिर उठकर सरदार ज्यादा सिकंदर कोसो की तरफ आ गई। आवाज में माँ की इल्तिजा थी। बाबा जान, ख्याल रखना, बच्ची है ये। सरदार दादा सिकंदर कोसो ने एक लम्हे को जमीन की तरफ देखा। नजरों में नफरत की झलक थी। फिर माँ की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे मुंह मोड़ लिया। जुलेखा कोसो की आंखें भर आई। वो कुछ ना कह सकी, खामोशी से कमरे से निकल गई। दरवाजा बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ जमीन और सरदार दादा सिकंदर कोसो थे। कमरे में खामोशी थी। वो खामोशी ऐसा बोझ थी जो सांसों को भी रोक देती थी। जमीन बिस्तर के किनारे बैठी थी, हाथ घुटनों पर, सर झुका झुका हुआ, आंखें नम थी। आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर होंठ कांपते हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे कि कुछ ना निकले। उसके जहन में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, अम्मी अब्बू के चेहरे, उनकी मुस्कुराहट, वो हाथ जो अब कभी उसे सहारा न दे सकेंगे। कयामत ऐसी टूट गई कि वो अपने माँ बाप का नाम तक नहीं ले सकते थे। दिल चाहता चीख उठे, मगर जबान कांप कर खामोश रह गई। इतने में सरदार सदा सिकंदर घोषों ने अलमारी से कपड़े निकाले। कमरे में खामोशी का वजन उसके कदमों की आवाज से हिल गया। वो वॉशरूम की तरफ गया, दरवाजा बंद हुआ। जमीन ने अपने दुपट्टे को मुट्ठी में भींच लिया। आंखों आंखें छत पर जम गई, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो, लेकिन जवाब बस फुला की मानिंद था। दिल धड़क रहा था, मगर सांस धुंधली थी। हर लम्हा, हर सांस में खौफ, दर्द और मायूसी भरी हुई थी। कुछ देर बाद पानी की छींटों की आवाज बन गई। वॉशरूम का दरवाजा खुला। सरदार दादा सिकंदर घोसो बाहर आया, नहाया हुआ, बाल सवारे, परफ्यूम लगाकर, घड़ी पहनी। उसकी आंखें जमीन पर नहीं आई, जैसे वो वहां हो ही ना। जमीन उसे देखती रही, सांसें रुकी हुई। दिल धड़क रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ना सकी। चेहरा उसकी आंखों में सवाल और खौफ दोनों का अक्स था। सरदार दादा सिकंदर घोसो ने शॉल उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। जमीन का दिल एकदम धड़कना बंद सा हो गया। वो सहम गई थी। आंखें आंसुओं से भर गई, जिस्म कांप रहा था, और फिर जैसे सारी ताकत, सारी उम्मीद, सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। वो बिस्तर पर लेट गई, हाथ मुट्ठी में झुक गए। हाँ, पाँव थके हुए, दिल बोतल दो जख्मी, आंखें बंद थी, और रोते रोते थकन और दर्द की शिद्दत से नींद की तारीख आगोश में गर्क हो गई। हर सांस के साथ वो माँ बाप की याद, टूटा हुआ दिल और अजनबियत भरी जिंदगी को महसूस कर रही थी। कमरे में सिर्फ उसकी मध्यम सांसें थी, हर सांस जैसे जमीन पर गिरते धचके की तरह बज रहा हो। और बाहर सरदार दादा सिकंदर खसो गाड़ी में बैठ चुका था। इंजन में हल्की सी आवाज एक सर्द बेरहम दुनिया की अलामत बन गई थी। रात तकरीबन 10 बजे खसो हवेली के सहन में रोशनी मथम गई, मगर बावर्ची खाने से आती खुशबू कमरे तक पहुंची। खाना तैयार हो चुका था, मेज पर गरम डिशें सजी थी। सरदार दादा सिकंदर खोसो घर में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आवाज पर जुलेखा खोसो ने नजरें उठाई। दिल धड़क उठा। वो कुर्सी पर बेपरवाही से बैठ गया। खाने की मेज के किनारे बैठी जुलेखा खोसो बोली, बाबा जान, जमीन दिन से कमरे में ही है, आई नहीं, कुछ नहीं खाया। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने सर झुकाए बगैर किसी रद्द अमल के खाना जारी रखा। उसके हाथ और आंखें खाने में डूबी हुई थी। किसी के सवाल या फिक्री एहसास ने उसके अंदर हलचल पैदा नहीं की। अयान कोसो ने मुलाजिमा की तरफ इशारा किया, इसे बुला कर ले आओ। मुलाजिमा कदम बढ़ा ही रही थी, मगर एक लम्हे के लिए सरदार दादा सिकंदर कोसो ने एक हाथ का इशारा किया। सब रुक गए। सबकी नजर सरदार दादा सिकंदर कोसो पर जम गई। वो आराम से लुत्फ अंदोज होकर खाना खा रहा था।
एक भी आवाज या हलचल ना दिखाते हुए। जुलेखा खुसरो ने घबरा कर कहा, बाबा जान, वो बच्ची है, मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। सरदार सदा सिकंदर खुसरो ने बगैर नजर उठाए जवाब दिया, अगर उसे भूख लगती तो वो खुद बाहर आती। वो नहीं आई, इसका मतलब है कि उसे भूख नहीं है। अयान खुसरो ने सिर झुकाया, कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, अदा, उसके माँ बाप आज ही इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। उसे मोहब्बत की जरूरत है, थोड़ी सी हमदर्दी की जरूरत है, थोड़े से सुकून की जरूरत है। सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने कड़ा सा होठ खींच कर कहा, जरूरत नहीं, मोहब्बत करके सर पर नहीं चढ़ाना, उसे उसे बचा लिया ना, बस यही काफी है। ये कहकर वो बगैर किसी रद्द अमल के सीढ़ियां चढ़कर कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि जमीन बिस्तर पर सोई हुई थी, बिल्कुल मासूम सी। उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और हाथ बेजान पड़े हुए थे। वो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल मासूम लग रही थी, जैसे पूरी दुनिया की तकलीफ उसके छोटे से वजूद में सिमट आई हो। सरदार दादा सिकंदर खुसरो खामोशी से अंदर आया, दरवाजा बंद किया, शॉल उतारी, घड़ी उतारी और खुद बिस्तर पर लेट गया, जमीन के बराबर। आंखें बंद की और बस खामोशी से बैठ गया। ना उसने जमीन को देखा, ना कुछ कहा, बस जैसे वो भी अपने अंदर की दुनिया में खो गया हो। उसको मासी की बातें दोहराती हुई सामने आई। उसकी माँ जुलेखा खुसरो गिड़गिड़ाती हुई, मत जाए पराई औरतों के पास, हमारे बच्चे हैं ना, यहाँ रहे, आपका बेटा जवान होने को है। और उसका बाप सरदार करीम बख्श, बीवी को जूते की नोक पर रखता हुआ सरदार दादा सिकंदर खुसरो एकदम होश में आया। उसकी आंखें सुर्ख लाल हुई, उसने नफरत से जमीन को देखा और करवट बदल गया। पूरी हवेली में सुकून छा गया। रात धीरे धीरे अपनी गहरी सुनसान और खौफनाक खामोशी के साथ गुजरती रही। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की के अंदर पहुंची तो उसके सुनहरी शुआओं ने धीरे धीरे कमरे को छुआ। सरदार दादा सिकंदर खुसरो की आंखें खुली, वो जमीन की तरफ था। उसका अपना हाथ जमीन की कमर के गिर था, लेकिन जमीन वो बेचारी तो वैसी की वैसी ही सोई थी जहां रात की सोई हुई थी। सरदार दादा सिकंदर खुसरो उठा, हाथ सीधा किया, फिर अचानक बाप के वो अल्फाज याद आए जो उसने उसकी माँ से कहे थे, औरतों को पैसा दो तो टांगों के बीच में रहने देते हैं। उसने आंखें सोच की हैं, उसमें मासूम जान को देखा और गुस्से से उसे धक्का दे गया। जमीन बिस्तर से नीचे गिरी और एक अचानक चीख के साथ बोली, अम्मी। वो फौरन आंखें खोल गई, लेकिन सरदार दादा सिकंदर खुसरो एकदम आंखें बंद करके लेट गया, जैसे वो दोबारा नींद में चला गया हो। जमीन दर्द से कराह कर बिस्तर पकड़ती हुई बोली, अम्मी, मेरा पाँव, मेरा हाथ। फिर अचानक उसे होश आया, उसने सरदार दादा सिकंदर खुसरो को देखा और दिल ही दिल में सोचा, नहीं, मुझे अम्मी अब्बू का नाम नहीं लेना। शुक्र है ये सो रहा है, वरना फिर गुस्सा करता। जमीन ने बिस्तर को पकड़कर धीरे से उठने की कोशिश की। दर्द से सिर हिलाया, लेकिन बैठते बैठते वो पीछे को लड़कती गई और सीधा सरदार दादा सिकंदर खुसरो की सीने पर सिर लगा बैठी। दिल में खौफ, जुबान पर बेबसी, आंखें बंद करके वो खामोश हो गई, जैसे नींद में हो। सरदार दादा सिकंदर खुसरो जो कि जगा हुआ था, गुस्से से उठा, जमीन को देखा और समझ गया कि वो अब बस ड्रामा कर रही है। बगैर कुछ कहे वो बस खामोशी से खड़ा रहा। जमीन ने दिल ही दिल में सोचा, अब तो गई जमीन, ये मार डालेगा तुझे। आंखें बंद ही रखी, सांस रोक ली। कुछ देर बाद जब उसने एक आंख खोली तो सरदार दादा सिकंदर खुसरो सामने था। वो एकदम खौफजदा हो गई, उठ बैठी, खड़े होने की कोशिश की, मगर पांव पर वजन न डाल सकी। फ्रैक्चर की वजह से दर्द से करह कर बिस्तर पर गिर गई। सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने उसे देखा, बगैर कुछ कहे वॉशरूम की तरफ चल दिया। शर्मीन ने नाखून चबा लिए, दिल धड़क रहा था, हर सांस के साथ खौफ, दर्द और बेबसी बढ़ रही थी। काफी देर बाद वो वॉशरूम से निकला तो कमरे में फैली खामोशी और भी भारी लगने लगी थी। आईने के सामने खड़े होकर
उसने बेदिली से खुद को तैयार किया, बाल संवारे, घड़ी पहनी, जैसे उस कमरे में मौजूद दूसरी सांसें, दूसरे दर्द उसके लिए कोई मायने ही ना रखते हों। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से जमीन की लड़कती हुई आवाज उभरी, मुझे मुझे भूख लगी है, कल से मैंने कुछ नहीं खाया। सरदार दादा के कदम फटो के कदम एक लम्हे को रुके, मगर वो मुड़ा नहीं। तक लहजे में बोला, तो क्यों नहीं खाया खाना? जमीन ने आंखों भरी आंखों से उसकी पुश्त को देखा और आहिस्ता से कहा, तुमने ही तो कहा था कि यहीं रहो। अब वो मुड़ा, निगाहों में चुभता हुआ गुस्सा था। तो क्या खाना खाने बाहर नहीं आ सकती थी? तुम्हारे घर भी क्या तुम्हें महारानियों की तरह कमरे में ही खाना मिलता था? जमीन ने उसकी तरफ देखा, एक गहरी आह भरी, जैसे सीने में कुछ टूट कर रह गया हो। जब जब बीमार होती थी तो अम्मी अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उसकी आवाज और भी भर आई, और जब से तुम्हारी वजह से मेरा फ्रैक्चर हुआ है, अम्मी तो खुद कमरे में आकर खाना खिलाती थी। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने उसे घूर से घूर कर देखा, फिर गुस्से से बोला, एक दिन ही रही थी अपने घर फ्रैक्चर के बाद। उसने मजीद नफरत से कहा, यहाँ तुम्हारी माँ नहीं और ना ही तुम कोई छोटी बच्ची हो, तुम एक शादीशुदा औरत हो। ये तुम्हारा घर है, उठो, जो खाना है जाकर लो, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। जमीन की आंखों से आंसू बह निकले, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पाँव में तुम्हारी गाली की वजह से फ्रैक्चर। वो भी बोल ही रही थी कि सरदार दादा सिकंदर खोसो धाड़ धाड़ उठा। चुप, बिल्कुल चुप। जमीन एकदम सहम गई, जैसे किसी ने उसके अंदर सांस तक रोक दी हो। सरदार दादा सिकंदर खोसो तलखी से बोला, क्या रट लगाई है बच्चों की तरह? तुम्हारी वजह से फ्रैक्चर हुआ, तुम्हारी गाड़ी की वजह से फ्रैक्चर हुआ। वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, सुन लो, मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने हॉर्न दिया था, तुम खुद नहीं हटी, इसमें मेरा क्या कसूर? जमीन ने नजरें झुकानी, दिल चाहा कुछ कहे, मगर आवाज साथ छोड़ गई। खामोशी ही उसका दिफा थी। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने एक आखिरी नजर डाली और बोला, और दूसरी बात, ये क्या तुम लगाया हुआ है? तमीज नहीं बड़ों से बात करने की? जमीन अब भी चुप रही, टूटी हुई, बिखरी हुई। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने एक नजर फिर डाली और कहा, तुम्हारे लिए व्हील चेयर भेज रहा हूँ और मुलाजमा साथ होगी, नीचे जाकर खाना खाओ, जैसे अपने घर में रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहो। जमीन चुप रही। उसने मजीद कहा, और हाँ, कुछ कपड़े भिजवा रहा हूँ, पहन लो, इन अजीब कपड़ों को उतारो। ये कहकर वो बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में फिर खामोशी उतर आई, भारी, सर्द और बेरहम। जमीन वहीं बैठी रही, आंखें खाली, भरा हुआ दिल और जिस्म दर्द से बोझल। कुछ देर बाद मुलाजिमा आई, उसने नरमी से जमीन को सहारा दिया, वॉशरूम ले गई। जमीन ने खुद को ताजा किया, मगर आंखों की नमी न सूख सकी। बाहर आकर मुलाजिमा ने उसे व्हील चेयर पर बिठाया। जमीन ने एक लम्हे को कमरे की तरफ देखा। ये कमरा, ये बिस्तर, ये दीवारें, सब गवाह थे कि उसकी बेबसी के, उसके खामोश आंसुओं के। नीचे डाइनिंग हॉल में सुबह की रोशनी बड़े फानूस से टुकड़ा टकरा कर फर्श पर बिखर रही थी। लंबी मेज के गिर्द सब अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, मगर फिजा में एक अनजानी सी खिंचाव मौजूद थी, जिसे किसी की कमी ने खामोशी को बोझल कर दिया हो। जुलेखा खोसो ने गर्दन जरा सा मोड़ कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीमी मगर फिक्रमंद अंदाज में बोली, बाबा जान, जमीन। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने अखबार मेज पर रखते हुए बेजारी से कहा, आती होगी, पॉपेट नहीं हूँ उसका जो आगे पीछे घूमू उससे। वो बड़ी है, खुद को होश होना चाहिए कि यहाँ नाश्ता किस वक्त लगता है। अयान गोसा ने फौरन मदाखलत की, लहजे में नरमी थी, अदा, वो नई है इस घर में, तौर तरीके नहीं जानती। सरदार दादा सिकंदर खोसो की निगाह तेज हो गई, तुम्हें उसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं। फिर लम्हा भर रुक कर बोला, बाबा साहब कहाँ है? सुलेखा खोसो ने नजरें झुकानी, वो बैंकॉक गए हैं किसी मीटिंग के सिलसिले में। अयान खोसो ने कुर्सी से जरा सा पीछे झटका देकर कह लगाया, लाजमी दो पीस बिकनी में मीटिंग होगी। सरदार दादा सिकंदर खोसो के होठों पर तल्ख सी हंसी उभरी, जो आंखों तक ना पहुंची। जुलेखा खोसो
खामोश रही। कुछ बातें वो सुनकर भी अनसुनी कर देती थी। उसी लम्हे सामने से जमीन व्हील चेयर पर नमूदार हुई। साथ एक मुलाजिमा थी जो आहिस्ता आहिस्ता उसे आगे बढ़ा रही थी। जुलेखा खोसो की आंखों में फौरन नरमी उतर आई। अरे बेटी, आ गई। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने दो टोक कहा। बेटी नहीं अम्मा साईं, बहू सैनी कहे। जुलेखा ने बेटे को गौर से देखा, मगर बात का रूप बदलते हुए माँ जैसी गुजारिश करते हुए कहा, बाबा जान, इसे उठाकर कुर्सी पर बिठाएं। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर रहा हो। वो उठा, जमीन के करीब आया, एक ही हाथ से उसका बाजू उठाया और निहायत एहतियात से नहीं बल्कि सख्ती से पटकते हुए उसे कुर्सी पर फेंका। हरकत के दौरान जमीन के होठों से बेग क्या निकला, मेरा मगर सरदार दादा सिकंदर खोसो की आंखों से टकराती नजर ने उसे फौरन खामोश कर दिया। दर्द वो पी गई, आवाज निकल गई। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने मेज से शॉल उठाई, सर्द लहजे में बोला, अयान, आ जाओ, मैं हिसाब देखने जा रहा हूँ। अयान खोसो ने सिर हिलाया। आ रहा हूँ अदा। वो उठा और भाई के पीछे चल दिया। दोनों के कदमों की आवाजें हॉल से निकलती गईं, मगर पीछे एक गहरी खामोशी छोड़ गई। जरमीन ने नजरें झुकाई और आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करने लगी। मरने वाला जैसे हल्क में अटकता था। जुलेखा खोसो खामोशी से उसे देखती रही। माँ की आंखों में सवाल भी था और बेबसी भी। डाइनिंग हॉल में वक्त ठहर सा गया था और जरमीन के दिल में एक अनकही कसक धीरे धीरे फैलती जा रही थी। काफी देर बाद वो दोनों हॉल में आ बैठी। नाश्ता कब का कर लिया था, मगर दिलों में उभरा हुआ बोझ हल्का ना हुआ था। जरमीन नजर झुकाई देती रही, जैसे उस जगह उसकी मौजूदगी महज एक इत्तेफाक हो। जुलेखा खोसो ने उस खामोशी को तोड़ते हुए नन्ही से पूछा, बेटी, किस चीज का शौक है? जरमीन ने चौंक कर उसे देखा, फिर धीरे से बोली, केक बनाने का शौक है। जुलेखा खोसो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। अच्छा, हमें भी केक बहुत पसंद है, किसी दिन मिलकर बनाएंगे। जरमीन खामोश नजरों से उसे देखती रही। कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज साथ न दे सके। जुलेखा खोसो ने उसके सहमे हुए अंदाज को महसूस किया तो आहिस्ता से कहा, इतना सहमी हुई मत बैठो। हमें रात को अयान बाबा जान ने बताया आपके साथ क्या हुआ था। जरमीन की नजरें फौरन झुक गई। दिल के अंदर कुछ टूट कर रह गया। जुलेखा खोसो की आवाज भर आई, हम शर्मिंदा हैं अपने बेटे और अपने शौहर की वजह से। जमीन ने फौरन सिर उठाया, घबराहट में बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं वडेरा साहिबा। जुलेखा हंस दी, हल्की सी मगर दिल से। बेटा, हमें अम्मा साईं कहकर पुकारो। जमीन ने हैरत से उसे देखा। उसने साईं लोगों के बारे में बहुत बुरा सुना था, जबकि वो तो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी। जुलेखा खोसो ने प्यार से उसके गाल थामे, माथा चूम लिया और नम लहजे में बोली, हमारी भी ख्वाहिश थी कि एक बेटी हो, मगर अचानक वो रुक गई। आंख के कोने से आंसू बह निकला, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। मगर जमीन की नजर से वो छुप ना सका। उसने देखा, मगर कुछ कहा नहीं। हर किसी के सामने बोलना उसकी आदत नहीं थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, माँ, बाप, वो खुद और एक बकरी। जुलेखा खोसो ने उसकी खामोशी को महसूस किया तो प्यार से कहा, बेटी, कुछ बोला भी करो। जमीन ने उसे देखा और दर्द से लबरेज आवाज में कही, क्या बोलूं, मेरी आदत नहीं बोलने की। जुलेखा खोसो ने नरमी से समझाया, बोला करो बेटी, इतनी छोटी सी हैं आप, इस उम्र में इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती। जमीन फिर भी खामोश रही, बस हल्की सी जी कहकर वो रह गई। जुलेखा खोसो ने प्यार से पूछा, क्या उम्र है आपकी? जमीन ने रंधी हुई आवाज में जवाब दिया, 16 साल चल रहा है। जुलेखा खोसो उसे गौर से देखने लगी, जैसे माजी की कोई तस्वीर आंखों के सामने आ गई हो। हम तो 15 साल की उम्र में ब्याह कर यहाँ आए थे। जमीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर हिम्मत करके पूछ बैठी, तो आप भी मेरी तरह ही आई थी जबरदस्ती? आपके भी अम्मी अब्बू को मार दिया गया था? जुलेखा खोसो उसे देखती रह गई। अगले ही लम्हे जमीन को एहसास हुआ कि वो क्या कह गई है। वो फौरन खामोश हो गई, जैसे अल्फाज ने उसे खुद उसे डरा दिया हो। जुलेखा खोसो ने एक लम्हा भी जाया ना किया। उसने जमीन को अपने सीने से लगा लिया, मजबूती से, माँ की तरह। वो कुछ ना बोली, बस अपने वजूद से उसे सुकून देने लगी। जमीन भी उसके गले लगी रही। दिल के अंदर कहीं एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। ऐसा सुकून जो उसे बहुत अरसे बाद मिला था। ऐसा सुकून जैसे माँ की आगोश ही दे सकती है। वही वक्त था, मगर फिजा
بدل چکی تھی۔ حویلی کی بالائی منزل سے دور زمینوں کے بیچ بنے اس وسیع صحن میں ایک کہانی لکھی جا رہی تھی، انصاف کی کہانی۔ اور اس انصاف کا نام تھا سردار زادہ سکندر کوچو۔ دھوپ سر پر کی، گرد و غبار میں معلق اور سامنے زمین پر چند لوگ خاموش سے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف تھا، امید تھی اور برسوں کا دبا ہوا دکھ تھی۔ سردار زادہ سکندر کوچو اونچی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا، وہ زمین پر کھڑا تھا، سب کے برابر، مگر روب ایسا کہ نگاہ اٹھانا مشکل ہو جائے۔ سامنے کھڑا شخص کانپ رہا تھا، ہاتھ باندھے، نظریں جھکائے، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ سردار زادہ سکندر کوچو کی آواز گونجی، سخت، گہری، بے رحم سے۔ تو نے ان کی زمین ہڑپی، فصل بیچی اور انہیں مزدور بنا کر رکھا، کیا یہ سچ ہے؟ آدمی نے لب ہلائے، آواز لڑکھڑائی، سردار زادہ سائیں، غلطی ہو گئی، میں مجبور تھا۔ سردار زادہ سکندر کوچو کی آنکھوں میں ایک پل کو بھی نرمی نہ آئی۔ مجبوری؟ جب ان کے بچے بھوکے سوتے تھے تب تیری مجبوری کہاں تھی؟ فضا میں خاموشی چھا گئی۔ سردار زادہ سکندر کوچو نے قدم آگے بڑھایا، اس کی موجودگی ہی کافی تھی۔ وہ ظالم لگتا تھا، بے حد ظالم، مگر وہ ظلم کے حق میں کھڑا نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کاغذات منگوائے، ایک ایک ورق دیکھا، پھر سر اٹھا کر بولا، یہ زمین آج سے ان کی ہے، 1 انچ بھی کم نہیں۔ جو نقصان تو نے کیا ہے وہ فصلوں سمیت واپس کرے گا۔ سامنے کھڑے مظلوم کسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سردار زادہ سائیں، میں یقین نہیں آ رہا، آج تک کسی نے ہماری نہیں سنی۔ سردار زادہ سکندر کوچو نے نظر چرا لی، جیسے شکریہ سننا اس کی فطرت میں نہ ہو۔ یہ احسان نہیں، یہ حق ہے، اور حق واپس لینا میرا کام ہے۔ مجرم نے گھبرا کر کہا، سردار زادہ سائیں، مجھے معاف کر دے، میں سب واپس کر دوں گا۔ سردار زادہ سکندر کوچو کی آواز میں اب برف کی ٹھنڈک تھی، معافی اوپر والا دیتا ہے، میں بس حساب کرتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر فیصلہ سنا دیا، سزا بھی اور انصاف بھی۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے سجدہ شکر ادا کیا، کچھ نے آنکھوں سے دعا کی، اور سردار زادہ سکندر کوچو وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، چہرہ سخت، دل پتھر سا دکھائی دیتا تھا، مگر وہ لوگ وہاں کھڑے تھے، وہ جان گئے تھے کہ وہ بے رحم ہے، وہ ظالم لگتا ہے، مگر جب بات حق کی ہو تو سردار زادہ سکندر کوچو ہمیشہ دوسرے کے حق میں کھڑا بھی ہوتا ہے۔ کوچو حویلی کے ہال میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، بڑے بڑے ستون، اونچی چھت اور پھیلا ہوا صحن، سب کچھ اپنی جگہ شاندار تھا، مگر اس شان کے بیچ زمین کی موجودگی کسی سہمے ہوئے سائے کی طرح تھی۔ وہ صوفے کے کونے میں بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی۔ زلیخا کوچو کسی کام سے اندر کمرے میں تھی۔ زمین نے ہمت جما کی اور پاس کھڑی ملازمہ بختاور کو بھی بہت دھیمی آواز میں کہا، پانی دے دیں گی؟ ملازمہ بختاور نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، تو دل ہی دل میں ایک تلخ خیال ابھرا، یہ پدی سی نوکر جیسی اب ہم لوگوں سے خدمت کروائے گی۔ مگر زبان بند رکھی، وہ خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں اس نے ایک گلاس بھرا، مگر جان بوجھ کر گرم پانی۔ وہ واپس آئی اور گلاس زمین کے سامنے رکھ دیا۔ زمین نے کچھ سمجھے بغیر گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور اگلے ہی لمحے زور سے تھوک دیا۔ آنکھوں میں جلن اتر آئی، سانس رک سی گئی، مگر اس نے آواز نہ نکالی۔ اسی لمحے حویلی کے دروازے سے سردار زادہ سکندر کوچو اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی زمین کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے گھبرا کر سردار زادہ سکندر کوچو کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکانی۔ دل میں خوفناک خیال ابھرا، کہیں اس نے تو نوکر کو نہیں کہا تھا کہ مجھے گرم پانی پلاؤ؟ وہ خاموش رہی، کپکپاتے ہاتھوں سے دوبارہ پانی پینے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بختاور بھی سردار زادہ سکندر کوچو کو دیکھ کر سہم گئی، کہیں اس نے بتا دیا تو؟ مگر زمین، وہ تو بیچاری خود خوف میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ کیا ہی بولتی کچھ۔ سردار زادہ سکندر کوچو نے زمین کی پر نظر ڈالے بغیر ہی بالکل اس کے برابر اسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملازمہ کی طرف دیکھ کر سندھی مختصر حکم دیا، تو وہیں، تم جاؤ۔ بختاور نے فوراً سر سے جھکایا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ زمین نے باقی پانی کس طرح ختم کیا، گلاس گلاس میز پر رکھا اور وہیں سہم کر بیٹھی رہی۔ اس کا وجود جیسے سکڑ گیا ہو۔ اتنے میں ایان کوچو آیا۔
वो हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ आया, जरमीन को देखते ही हंसते हुए बोला, अरे भाभी, आप भी इधर बैठी हैं। जरमीन ने कुछ ना कहा, बस उसकी तरफ देख लिया। अयान खोसो सोफे पर बैठ गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? सरदार दादा सिकंदर खोसो ने कुछ ना कहा, जैसे आवाजें उसके कानों तक पहुंची ही ना हो। जरमीन ने बेहद हल्की आवाज में जवाब दिया, इतनी हल्की कि सिर्फ वो और सरदार दादा सिकंदर खोसो सुन सके। ठीक है। अयान खोसो आगे झुका। क्या कहा? आवाज नहीं आई आपकी। जरमीन ने दोबारा कहा, ठीक है। इस बार भी आवाज ना होने के बराबर थी। अयान खोसो ने नरमी से कहा, अरे बेफिक्र रहें, कोई खा नहीं जाएगा आपको, थोड़ा तो जोर से बोले। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने अचानक अयान खोसो की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, कह रही है कि ठीक है। उसकी दाढ़ सुनते ही जमीन बुरी तरह सहम गई। वो खौफ के मारे सोफे पर ही पीछे सिरक गई। अयान खोसो ने फौरन कहा, अच्छा, आराम से। मगर सरदार दादा सिकंदर खोसो ने जमीन की तरफ देखे बगैर खुद को सीधा किया और अपने काम में लगने का तासुर देने लगा। अयान खोसो ने फिर जमीन से पूछा, आपके पाँव में दर्द वगैरह तो नहीं आज? जमीन ने आहिस्ता से कहा, नहीं, ठीक है। अयान खोसो ने हाथ के इशारे से कहा, क्या कहा, दोबारा बोले। जमीन ने उसकी तरफ देखा, आंखें नम हो गई, होठ लरसने लगे। उसी लम्हे सरदार दादा सिकंदर खोसो की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, नहीं सुनाई देगा उसको? मुझे भी कम आवाज आ रही है, जोर से बोला करो और अगली बार तुम्हारी आवाज इतनी कम ना हो, आई समझ? जमीन पूरी तरह कांप गई। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने हुक्म दिया, बोलो, जवाब दो इसे, कैसा है पान? अयान खोसो बिल्कुल खामोश हो गया। जमीन ने रंधी हुई आवाज में तकरीबन चीख कर कहा, ठीक है, दर्द नहीं है, बस चलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। वॉशरूम जाना है मगर जा नहीं पा रही क्योंकि चल नहीं पा रही। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। सरदार सिकंदर खोसो ने पहली बार उसे हैरत से देखा। अयान खोसो ने जरमीन को देखा, उस मंजर पर उसे हंसी नहीं आई, दिल भर आया। जमीन की बेबसी उसके चेहरे पर लिखी थी और सरदार का तो सिकंदर खुसरो उसके अंदर जैसे आग लग चुकी थी। तेरा सुर्ख, आंखों में तूफान, तबड़ा पीछा हुआ, वो अब आग बगोला हो चुका था। उसकी आवाज हॉल में गरज कर खेली, बख्तावर। मुलाजमा भागती हुई सामने आ खड़ी हुई, हुकुम सरदार दादा साईं। सरदार दादा सिकंदर खुसरो ने धाड़ते हुए कहा, इसके इर्द गिर्द रहने को कहा था ना? बख्तावर ने कोई जवाब ना दिया, नजरें और झुका ली। बको! सरदार दादा सिकंदर खोसो की आवाज बिजली बनकर गिरी। उस धाड़ पर जमीन मजीद सहम गई, उसके कंधे लरसने लगे। अयान खोसो ने आंखें बंद कर ली, जैसे ये मंजर देखना उसके बस में ना हो। बख्तावर ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, सरदार दादा साईं, वो काम कर रही थी। सरदार दादा सिकंदर खोसो की आंखों में आग दहक उठी। ऐसा क्या काम था जो इस घर की बहू, वडेरा सरदार करीम बख्श खोसो की बहू से ज्यादा जरूरी था? बख्तावर खामोश रही। अयान खोसो ने अपने भाई की तरफ देखा और दिल ही दिल में कड़वा सा ख्याल आया, चलो, शुक्र है बीवी ना सही, इस घर की बहू तो माना अदा ने। जरमीन, वो तो अब भी बेहद सहमी हुई चुपचाप बैठी थी। इसी शोर में जुलेखा को तो तेजी से हॉल में आई। क्या हुआ बाबा जान, इतना गुस्सा क्यों? सरदार दादा सिकंदर खोसो ने माँ की तरफ देखा, लेजा बदलने की नाकाम कोशिश की। अम्मा साईं, कुछ नहीं हुआ, बस आम सी बात है, आप कमरे में जाएं और आराम करें। जुलेखा खोसो ने बेटे को गौर से देखा। अयान खोसो ने फौरन कहा, जी अम्मा साईं, वही आम बात, जिसे सुनकर अदा तड़प उठे कि उनकी बीवी को कोई वॉशरूम तक नहीं ले गया। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने अयान खोसो से नजरें ना मिलाई। उसने मुट्ठी भींची, एक झटके से शॉल दुरुस्त की, फिर अचानक आगे बढ़ा। अगले ही लम्हे वो झुका और एक बाजू से जरमीन को उठा लिया, जैसे वो कोई बेवजन शे हो। जरमीन घबरा गई, दिल धक से रह गया। गिरने के खौफ से उसने फौरन सरदार दादा सिकंदर खोसो की शॉल मुट्ठी में जकड़ ली। सरदार दादा सिकंदर खोसो सीढ़ियां चढ़ने लगा। जमीन उसके चेहरे को देखती रही, उसकी सुर्ख आंखें, गुस्से से दहकते कान, सख्त मूछें, भरी हुई दाढ़ी। दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई।
वो बेहद सख्त था। औरतों से नफरत उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वो उसे देख तक नहीं रहा था। ऊपर कमरे का दरवाजा खोला, सीधा वॉशरूम की तरफ गया, अंदर ले जाकर उसे खड़ा कर दिया, निहायत सर्द और हुक्म देने वाले अंदाज में। जमीन अब भी उसे देख रही थी। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने कहा, क्या देख रही हो, करो। जमीन ने पहले बहुत हल्की आवाज में कहा, ऐसे नहीं। फिर जैसे कुछ याद आया, हल्की आवाज में नहीं बोलना, जोर से बोलना है। वो तकरीबन चीख पड़ी, कैसे, तुम्हारे सामने करूं, तुम जाओ तो सही। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें और सुर्ख हो गईं। किसी ने आज तक उसके सामने इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। अगले ही लम्हे उसने जमीन को बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसके दांत गुस्से से भींच गए, चेहरा बिल्कुल करीब आ गया। आइंदा मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात मत करना, समझ आई। जमीन खौफ से काम गई। उसने आंखें बंद कर ली, आंसू बहने लगे। सरदार दादा सिकंदर खोसो ने मजीद बालों से खींचकर उसे करीब किया और धाड़ा, समझी या और समझाऊं। इस धार पर जमीन के जब्त का बंधन टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। शर्मिंदगी और खौफ में उसका जिस्म जवाब दे गया। नीचे गिरती बूंदों के छींटे सरदार दादा सिकंदर खोसो पर पड़े। वो ठठक गया। एक लम्हे को देखा, फिर शदीद झटके से जमीन को धक्का दे दिया। वो दीवार की तरफ जा लगी। पाँव में जोर का झटका लगा, उसके मुंह से सिसकी निकल गई। और सरदार का सिकंदर खोसो, उसकी आंखें सुर्ख, चेहरा बेरहम, सांस तेज, वो गुस्से का मुजस्समा बन चुका था। उसकी आवाज सर्द काटदार थी, पलीत कर दिया तुमने मुझे। अब मुझे दोबारा नहाना होगा, निकलो मेरे वॉशरूम से। जरमीन सहम कर वहीं खड़ी रही, जिस्म जैसे सुन हो गया हो। सरदार दादा सिकंदर खोसा ने दोबारा कहा, इस बार और सख्ती से, दफा हो जाओ, सुनाई नहीं दिया। मगर जरमीन ना हिली। खौफ ने उसके कदम जकड़ लिए थे। सरदार दादा सिकंदर खोसो एक कदम आगे बढ़ा, हाथ उठाने ही वाला था कि जरमीन डर के मारे दोनों हाथ मुंह पर रखकर झुक गई। उसकी सिसकियां बुलंद हो गई। क्या है मेरा, मेरा कसूर क्या है आखिर, मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा। आहिस्ता बोलूं तो कहते हो तेज बोलो, तेज बोलूं तो कहते हो आहिस्ता। मैं कहाँ जाऊं, मुझे बख्श दो। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पे विजिट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।